हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 35 प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि मेघा चतुर्थी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर। तो पहला प्रश्न जो है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ताप, दाब, माप या आयतन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दाब हो जाएगा। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर, पास्कल, न्यूटन या वाट। तो दोस्तों, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, पास्कल होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, 35 प्रश्न है आज के वीडियो में, और आपका कितना सही जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, आर्किमिडीज यूनान के थे। तो आर्किमिडीज जो थे वो यूनान के क्या थे? यानी एक दार्शनिक और एक गणितज्ञ, एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार या एक प्रकृतिवादी। तो दोस्तों, आर्किमिडीज जो थे वह एक दार्शनिक और गणितज्ञ थे। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, वाट, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो बल का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है न्यूटन होता है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, न्यूटन। अगला जो प्रश्न है, कमानीदार तुला से मापा जाता है। तो कमानीदार तुला से दाब, आयतन, भार या मात्रा। तो दोस्तों, कमानीदार तुला से भार को मापा जाता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है, दाब बराबर होता है यानी दाब किसके बराबर होता है? तो बल तथा क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल तथा बल के, या बल तथा क्षेत्रफल के, या बल माइनस क्षेत्रफल के। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो है 6 का तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, बल के बटा क्षेत्रफल जो होता है दाब के बराबर होता है। ऑप्शन जो है तीसरा यहाँ पे कर लेंगे राइट आंसर, बल के बट्टा क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है यानी किसके बराबर होता है? 76 सीएम पारद स्तंभ के, 76 मीटर पारद स्तंभ के, या 7.6 सीएम पारद स्तंभ के, या 760 किलोमीटर पारद स्तंभ के। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब जो बराबर होता है वो होता है 76 सीएम पारद स्तंभ के बराबर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तैरने का क्या नियम है? तो तैरने का नियम क्या होता है? ऑप्शन जो दिया गया है, वस्तु का भार के बराबर विस्थापित द्रव का भार होता है, या वस्तु का भार बड़ा होता है विस्थापित द्रव का भार से, या वस्तु का भार से बड़ा होता है विस्थापित द्रव का भार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु का भार जो बराबर होता है किसके? विस्थापित द्रव के भार के बराबर। अगला जो प्रश्न है, ऑप्शन एक सही कर लेंगे इसका, 8वां का। 9वां जो प्रश्न है आपके सामने है, द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, शून्य होता है, या पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो द्रव के अंदर गहराई बढ़ने पर जो दाब होता है क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन एक सही कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का भार, यानी कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व के बराबर होता है, या शून्य होता है। तो बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि पानी के घनत्व से बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो कम होता है। अगला जो प्रश्न है, पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई होती है क्योंकि। तो पहाड़ पर खाना पकाने में कठिनाई इसलिए होती है कि हवा का दाब अधिक होता है, हवा का दाब कम होता है, या हवा का दाब शून्य होता है, या हवा नहीं होता है। तो दोस्तों, पहाड़ पर खाना बनाने में जो कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ पे हवा का जो दाब होता है वह कम होता है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्प्लावक बल का मात्रक है। तो उत्प्लावक बल का मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, न्यूटन गुने मीटर होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या मीटर प्रति न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, और उत्प्लावक बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अगला जो प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या थोड़ा अधिक होता है। तो वायुमंडलीय ऊंचाई पर बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब जो होती है वो कम हो जाता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, कम हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्प्लावक बल का परिमाण वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के कितना होता है? यानी बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्लावक बल का परिमाण जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है,
वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, पारद वायु दाब मापी से, मैनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय दाब जो है पारद वायु दाब मापी से मापा जाता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, 15 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं क्योंकि वो शरीर को वायुमंडलीय ताप से बचाने के लिए, या शरीर को हवा से बचाने के लिए, या शौक से, या अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए। तो जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार का सूट इसलिए पहनते हैं कि अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, जब किसी द्रव में कोई पिंड प्लावन करता है तो उस पिंड का भार बराबर होता है, यानी कि इसके बराबर होता है, ये बताना है। विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, या पिंड के समान आयतन के द्रव के भार के बराबर होता है, या पिंड के आधे आयतन के द्रव के भार के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यानी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है उस पिंड का भार। अगला जो प्रश्न है, किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाता है? यानी किसी पिंड पर आरोपित धक्का या खिंचाव को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्लावन कहते हैं, बल कहते हैं, या आयतन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बल। किसी पिंड पर धक्का या आरोपित जो होता है, खिंचाव होता है, उसको हम बल कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वायु में प्रकाश का वेग होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁻⁸ मीटर, या 3 × 10⁻⁴ मीटर, या 3 × 10⁻⁴ मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर होता है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर। अगला जो प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक होता है, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.43, 1.33, 1.56 या 1.66। तो दोस्तों पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 के बराबर होता है। 1.33 के बराबर पानी का अपवर्तनांक होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश किरणों में रंग होता है, यानी प्रकाश किरणों में कितना रंग होता है? 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, या 8 होता है। तो दोस्तों ये तो सभी को मालूम है कि प्रकाश किरणों में प्रकाश का जो रंग होता है वह 7 रंगों में विभक्त होता है। अगला जो प्रश्न है, मायोपिया का इलाज करते हैं, यानी मायोपिया का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मायोपिया का जो इलाज होता है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया का इलाज किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण क्यों मुड़ती है? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश जो है क्यों मुड़ती है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कम प्रकाश के कारण, या अधिक प्रकाश के कारण। तो दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण मुड़ती है क्योंकि वह अपवर्तन के कारण। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, अपवर्तन के कारण। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब, जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हो जाती है, या अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब के साथ मिल जाती है, या अपनी दिशा में सीधी चली जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला जो प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश के रंग में अपवर्तन के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होने के कारण, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, या प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। अगला जो प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है क्योंकि, यानी कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम होती है? प्रकाश के परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है पानी की गहराई कम मालूम पड़ती है। अगला जो प्रश्न है, पानी में आधी डूबी छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है? तो पानी में आधी डूबी छड़ जो है टेढ़ी इसलिए मालूम पड़ती है क्योंकि आँखों को धोखा होता है। नहीं, ये गलत है। टेढ़ा करना पानी का गुण है। नहीं।
प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? तो दोस्तों पानी में आधी डूबी छड़ टेढ़ी इसलिए मालूम पड़ती है क्योंकि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की किरणें विभिन्न अवयवी रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि? तो प्रिज्म से जब भी सूर्य की किरणें गुजरती है तो प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, प्रिज्म की दो सतहों से किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का परावर्तन होता है, या विभिन्न रंग की किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विभिन्न रंग की किरणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 सही कर लेंगे है। प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जब भी प्रिज्म के भीतर से जब प्रकाश गुजरती है तो उन घटक को क्या कहा जाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या विचलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। 29 नंबर का ये राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला जो प्रश्न है, कांच में प्रकाश के किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो कांच में प्रकाश के जो रंग होता है सबसे अधिक वो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे अधिक वेग होता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। 31 नंबर जो प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा किस प्रकार का होता है? सीधा और आभासी, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीधा और आभासी होता है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, सीधा और आभासी होता है। अगला जो प्रश्न है, दूरबीन की नेत्रिका होती है, यानी दूरबीन की नेत्रिका किस प्रकार की होती है? बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है, छोटी फोकस दूरी का अवतल लेंस होता है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल लेंस, उत्तल लेंस या छोटी दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, छोटी दूरी का उत्तल लेंस जो होता है, दूरबीन का नेत्रिका जो होता है वो छोटी दूरी का उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? यही बताना है। काल्पनिक और बड़ा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, काल्पनिक और छोटा होता है, या वास्तविक और छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वास्तविक और बड़ा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है। अगला जो प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, यानी निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में किस प्रकार का लेंस होता है? यानी उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है या समतल लेंस होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। अगला जो प्रश्न है, चुंबक में ध्रुव होते हैं, यानी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों चुंबक में जो होता है वो 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, 2 ध्रुव होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज का 35 प्रश्न समाप्त हो गया, और आप लोग का 35 में कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।